अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, बहुत ही स्पेशल व्लॉग लेके आपके सामने हाजिर हूं। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम अपने मेहमान के साथ, वो बड़ी एक खास चीज़ है। वो खास चीज़ है ज़हनी मरीज़। ये ज़हनी मरीज़ का वर्ड कहां से आया, ये क्या है, ये बांग्लादेश की मिसालें क्यों दी जा रही हैं। यकीन माने जो चीज़ आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है, ये वैसा बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिससे जैसे मर्जी यूज़ किया जा सकता है। आप आने वाले पैगाम को देख के ये समझते हैं कि शायद ये जेन्युइनली कोई बंदा आपको बता रहा है, लेकिन आपको मालूम भी नहीं होता कि आपकी पूरी एक ज़हन साजी की जा रही होती है। तो ये आज हमारा स्पेशल टॉपिक होगा कि ये खास तौर पे बांग्लादेश को क्यों टारगेट किया जाता है। ये कैंपेन ये जो सब हो रही है, जो पीटीआई के कुछ पेजेस की तरफ से कैंपेन जारी है, ये कैंपेन कौन कर रहा है, इसका हेड कौन है, इसे डिजाइन करने वाला कौन है और ये किस तरह से असरअंदाज होती है, ये भी आज आपको बताएंगे बड़ी डिटेल से। साथ आपको ये भी बताएंगे कि केपीके के कुछ ऐसे इलाके जहां से कुछ आवाजें उठती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो फौज के खिलाफ आवाज है, जैसे वो स्टेट के खिलाफ आवाज है। कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं, आज हम आपको वो एरियाज आइडेंटिफाई करके बता देंगे कि वो कौन कौन से इलाके हैं और यहां से इस तरह की आवाजें आने की वजूहात क्या हैं। साथ हम आपको फिर ये भी बताएंगे जी कि ये जो सोशल मीडिया पे डकी भाई का और बहुत सारे और भी सोशल मीडिया के जो फेसेस हैं, उन पे जो केसेस चल रहे हैं, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इन लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, आया कि ये वाकई गिरफ्तारियां जेन्युइन थी या इसके पीछे पूरी कोई साजिश शामिल थी। तो ये होगा आज का हमारा स्पेशल व्लॉग। और जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट। वैसे तो जब मैं उनसे बात करता हूं, उन्हें ये कहता हूं कि आपका ताल्लुक पहले पीटीआई से था, तो वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश नहीं होते। वो कहते हैं हाँ मेरी गलती थी, लेकिन मामला ये है कि वो अब डीएनए जानते हैं सोशल मीडिया पीटीआई का, और ओवरऑल पीटीआई को, सॉरी, सोशल मीडिया को बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये एल्गोरिदम ऑपरेट किस तरह से करते हैं। तो हम आपको वेलकम कहते हैं फरहान बेग सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। और ये बताइएगा थोड़ा सा कि आज हम सीधी सीधी मैं बात आज आपसे करूंगा और मैं कहूंगा घुमा फिरा के करने की बजाय ना सीधे सीधे नाम लेके आप बताते हैं तमाम चीजें। मेरा सिंपल सा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में ये जो पूरी कंपेन चलाई जाती है ज़हनी मरीज या और बहुत कुछ कहा जाता, तुम होते कौन हो, या पता नहीं बहुत कुछ इस तरह की और चलती, ये पूरा डिजाइन कौन करता है, इसके पीछे कौन सा शख्स है, और ये स्पेशली ये जो हम मिसाल देते हैं इसकी बांग्लादेश की मिसाल एक ऐसी कंटिन्यूस मिसाल है जो मैं मुसलसल देख रहा हूं। क्या वजह है, ये क्यों दी जा रही है? अच्छा फरूख भाई, मेरी मजे की बात है, इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी रिसर्च है और मैं ये पूरे टॉपिक के ऊपर ताकि कौन लोग चला रहे हैं, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा केस को समझने की कोशिश करें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का केस क्या था। ठीक है, तो मेरा ताल्लुक पंजाब से है, मेरे ख्याल से आपका भी पंजाब से ही ताल्लुक है। अब हम पंजाब से हैं, कोई पाकिस्तानी है वो पख्तून है वो पश्तो बोलता है, कोई सिंध से है वो सिंधी बोलता है, कोई जो से बलोचिस्तान से है वो बलोची ज़ुबान बोलता है। ठीक है जी, हम लोग जो से हैं हमें बताया जा रहा है कि आप लोगों की जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू है, और मैं पंजाबी होकर एक्सेप्ट कर लेता हूँ, हालांकि मेरे बावजदाद उर्दू नहीं थे बोलते, किसी बलोच के नहीं थे बोलते, किसी सिंधी के नहीं थे बोलते, किसी पश्तून के नहीं थे बोलते। लेकिन वही जो उर्दू ज़ुबान है, वो जब आप बंगालियों को कहते हो कि आपकी भी कौमी ज़ुबान उर्दू है, तो वो कहते हैं हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब ये जो एक मेन चीज़ है, ये वो मुद्दा है जिसके ऊपर शेख मुजीब का सारा केस जो है बिल्डअप हुआ। जैसे ही पाकिस्तान बना, आप देखिए 1948 में शेख मुजीब ने सबसे पहला जो फसाद किया वो इस इशू के ऊपर किया। उसकी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी वो इसी चीज़ के ऊपर बेस करती थी। फिर आप देखिए 1953 में जो दंगे हुए, उनका भी जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन थी वो यही चीज़ थी। तो यहाँ पर हमारी तरफ वो नेरेटिव को बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाता है जी, इलेक्शन हुआ, उनको जी ज्यादा वोट मिले, इनको कम वोट मिले, तो ये जो जी भुट्टो साहब थे इन्होंने इनकार कर दिया तो जी मुल्क टूट गया। नहीं हुआ भाईजान, इस तरह से नहीं हो रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कंपेरिजन इन मौजूदा कैंपेन्स के साथ। 1961 में बांग्लादेश में एक स्टूडेंट बॉडी की बुनियाद रखी गई जिसका नाम रखा गया स्वाधीन बंगाल विप्लवी परिषद। कोई भी दोस्त चेक करना चाहे, आप जाकर गूगल पर लिखें, आपको पूरा उसका विकिपीडिया पेज मिल जाएगा कि वो एक स्टूडेंट तंजीम है, जिस तरह पीटीआई की एक आईएसएफ नाम की तंजीम है। और वो जो स्टूडेंट तंजीम थी उसकी बुनियाद शेख मुजीबुर रहमान साहब ने रखी 1961 में, और उसका जो मेन नैरेटिव था वो ये था कि हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाना है, हमने इस पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। 1961 में ये एजेंडा डिफाइंड था। फिर हम आगे चलते हैं, 1965 में इंडिया पाकिस्तान की जंग से पहले बांग्लादेश से 3 लोगों की जो एक तंजीम है वो जाती है, और वो 3 लोग जाते हैं अगरतला में, जो कि इंडिया का एक शहर है, और वहां पर जाकर रॉ के एहलकारों से उनकी प्रॉपर मुलाकात होती है। अब वो जो 3 लोग हैं उनमें से एक शख्स पाकिस्तान आर्मी का हाजिर सर्विस कैप्टन है जिनका नाम है कैप्टन शौकत अली। अच्छा। ये जो कैप्टन शौकत अली हैं, ये फ्यूचर में जाकर 2010 में बांग्लादेश की जो असेंबली है उसके डिप्टी स्पीकर भी बने। अच्छा। अब जो कैप्टन शौकत अली साहब हैं और उनके साथ जो 2 लोग हैं वो जाकर इंडियन रॉ के ऑफिशियल से मिलते हैं और एग्जैक्ट सेम टू सेम 9 मई वाला प्लान बनाया जाता है। अब वो प्लान क्या है, हमारे बड़े लोग ये मैं जानता हूँ सुनकर कहेंगे यार ये क्या बातें हो रही हैं, 9 मई का प्लान किधर से आ गया। जो एग्जैक्ट प्लान था वो ये था कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी, और जब ये जंग होगी तो आप लोगों ने क्या करना है कि अवामी लीग के लोगों ने जाके कंटोनमेंट्स पर हमले करने हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जाकर हमले करने हैं। ठीक है। और हुआ ये कि ये जो जब ये लोग वापस आए उसके बाद इन्होंने 35 लोगों का एक और वफद अगरतला भेजा जिसमें बांग्लादेश के नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स और बाकी सारे लोग शामिल थे। और जैसे ही वो गए हैं तो हमारी एजेंसियों को भिनक पड़ गई, और फिर ये पूरा जो प्लान है वो पकड़ा गया, और फिर उसके बाद ना उन्होंने हमारी एजेंसीज ने इनको अरेस्ट भी किया। 1966 में शेख मुजीब और ये जो बाकी सारे लोग थे इनको अरेस्ट कर लिया गया। 1965 में इसलिए नहीं किया क्योंकि उस टाइम जंग लगी थी, तो हमारे इदारों ने सोचा होगा कि यार शायद जंग लगी है तो इनको अभी अरेस्ट नहीं करना चाहिए। 66 में जैसे ही जंग करते हैं तो शेख मुजीब एक तो जैसे ही अरेस्ट होते हैं उससे पहले शेख मुजीब एक नारा लगाते हैं बंगाली जुबान में जिसका उर्दू में तर्जुमा होता है हकीकी आज़ादी। अच्छा। और साथ ही ये कैंपेन स्टार्ट कर दी जाती है कि जी ये हमारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये जो से फौजी खुद ही जो से इन्होंने अगरतला जाके खुद ही कोई साजिश चाहिए और हमारा नाम लगा दिया।
अब देखिए, जिसने सीसीटीवी चुराई उसी ने 9 मई किया था, मतलब इस तरह का एक बयानिया है। हालांकि आप सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बयानिया वो बोला जा रहा है। तो उधर भी बाकायदा ये दोहराया गया। आपके जो कोर्ट्स थे उनको प्रेशराइज किया गया। 3 साल जो है बंगाल में जगह जगह अवामी लीग के जो वर्कर्स हैं वो जाकर शोर मचाते रहे कि शेख मुजीब ने 6 नुकात पेश किए थे, इसलिए उनको अगरतला साजिश में जो है अरेस्ट किया। अच्छा। और वही कैप्टन शौकत अली जो कि उस टाइम इनके साथ रहते थे, जो कि खुद अगरतला जाके मिलके आए थे, 2010 में मीडिया को इंटरव्यू देते हैं। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उसके 2600 व्यूज है यूट्यूब पे, लेकिन अगर आप ये ऑडियो सर्च करें तो उनको मिल जाएगा। कैप्टन शौकत अली का इंटरव्यू होता है और वो कहते हैं कि अगरतला कोई साजिश नहीं थी, हम लोग वाकयातन गए थे, हमने जाकर ये बात की थी और हमने ये प्लान किया था कि हमने जितने ईस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उन पे हम हमले करेंगे और वो हमले करके जो है हम यहाँ से इसको अलहदा कर देंगे। तो ये 1965 है। आपके जो इलेक्शन हुए वो तो 1971 में हुए और वो बंदा 2010 में इतराफ कर चुके, अब वो फोत हो गए हैं 2013 में। और वो बंदा मतलब वो शेख मुजीब का बड़ा लॉयलिस्ट था, उनका साथी रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास हिस्ट्री से ये चीज जो है साबित होगी। उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट्स पर पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप होता है। 1969 में शेख मुजीब को रिहा कर दिया जाता है। जैसे ही रिहा करते हैं तो फिर वो खुलकर जो है बोलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो है ये सारी कहानी फिर आपके सामने खुलकर आ जाती है। अच्छा, अब फरूक भाई क्या होता है कि पाकिस्तान के उन दिनों में 5-5 साल के माशी प्लान बनते थे। तो पहला प्लान बना 1955 टू 1960 वाला, और उस प्लान में हमारी साइड का जो हिस्सा था वो था 4700 मिलियन रुपए में, और उनकी साइड का जो था वो था 4000 मिलियन। तो हमारा थोड़ा ज्यादा था। तो उसमें थोड़े बांग्लादेश में एहतजाज वगैरह होने शुरू हो गए, तो हमारी रियासत ने लर्न किया कि यार हमें उनको ज्यादा हिस्सा देना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि उससे जो अगला 5 साल का प्लान बनता है 1960 से 1965 वाला, उसमें जो है उनको मिलते हैं डॉलर्स में, आप मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये फिगर्स रुपए और डॉलर्स में ऑनलाइन उस दौर के अवेलेबल थे। उनको मिले 700 मिलियन डॉलर्स और हमें मिले 350 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, हमसे डबल, 60 से 65 तक। फिर 65 से 70 तक उनको, अब ये रुपयों में दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, उनको मिले 16,000 मिलियन रुपए, हमें मिले 12,000 मिलियन रुपए। ठीक है। और फिर जो उससे अगला 5 साल का प्लान था 1970 वाला, उसमें दोनों को बराबर बराबर 11,000 मिलियन रुपए का जो बजट था एनुअल वो मिलता है। तो हमें ये बताया जाता है कि जी हम जो उनके पैसे खाते थे, हालांकि रियलिटी में ये चीज डिफरेंट हो रही थी। हमारे बजट में उनको हम ज्यादा हिस्सा दे रहे थे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप देखें कि हमने उस दौर तक तकरीबन 30 अरब डॉलर के कर्जे उठाए। ठीक है, 1971 से पहले हम उस दौर में IMF के पास भी जाने शुरू हो गए, वर्ल्ड बैंक के पास भी जा रहे थे, अमरीकी इदारों से कर्जे ले रहे थे। और कर्जे लेकर वहाँ का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने ब्रिजेस हैं, जितने रोड्स हैं, जितनी उनकी जूट मिल्स हैं, जितनी उनकी पेपर मिल्स हैं, उनकी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमने स्टैब्लिश की और कर्जे के पैसे से स्टैब्लिश की। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो आजाद होते हैं वो सारे का सारा कर्जा जो है हमारे ऊपर पड़ जाता है। और उनका जो कर्जा है वो भुट्टो साहब जो है माफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि उनसे हम कोई पैसों का लेन देन नहीं रखेंगे, उनको हमने जीरो कर दिया और उनका कर्जा भी जो है हमारे ऊपर पड़ गया। और अब आप देखें कि उन्होंने जीरो से स्टार्ट लिया और उनके जो प्रोजेक्ट्स थे, जो उनकी इंडस्ट्रीज थी, जो भी उनका सारा सामान था वो सारा हमारे ऊपर बर्डन आया और वो हमने बर्दाश्त किया। और उसके बाद विलन भी हम लोग हैं। हम लोग ही जो है वो जो है उनकी जुबान का कल्चर खत्म कर रहे थे। मतलब एक ऐसे तरीके से हमें खुद को विलन साबित किया गया कि लोग हैरान हो जाते हैं देख के। अब उस पूरे मामले के ऊपर और जो PTI की कैंपेन है, आप देखिए आपको बेशुमार सिमिलरिटीज मिलेगी। हकीकी आजादी का नारा, बार बार इमरान खान को शेख मुजीब के साथ मिलाना, बार बार चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करना। ठीक है, अब आप एक और नई चीज देखें कि अभी भी वो कहते हैं कि जी अशराफिया इस मुल्क पर काबिज है और अशराफिया ने इस मुल्क का तिया पांचा कर दिया है। अब यार फरूक भाई बंदा सोचता है कहते यार 14 साल से खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, वहां पर आपने अशराफिया का खात्मा किया या नहीं किया? लॉजिकल क्वेश्चन तो ये बनता है ना। लेकिन नहीं, वो सिर्फ एक बयानी है और वो जो बयानी है उसके तहत जो से लोगों के जहनों में जहर घोला जा रहा है। अब मैं ये कैप्टन सादुल्लाह खान है, उस दौर में वो उनकी एक बुक है बड़ी मशहूर बांग्लादेश के ऊपर, मैं बुक में पढ़ रहा तो कहते हैं कि हम जो फौजी थे, हमने उस ऐसे में एक बहुत बड़ा वहां पर साइक्लोन आया जिसको शायद बोला कहते हैं, और उसमें बेशुमार लोगों को जो उनसे नुकसान हुआ। कहते पूरे एरिया में हम पाकिस्तानी आर्मी के जवान काम कर रहे थे। लेकिन होता यह था कि शेख मुजीब की अवामी लीग के लोग उन इलाकों में जाते थे जहां पर फौज नहीं पहुंची और उधर जाकर जो है शोर डाल देते थे, ये सारा फौज करा रही है, ये फौज तुम्हारी सपोर्ट नहीं कर रही, तुम्हारे फंड फौज कर रही है। वो कहते हैं जब हम उन इलाकों में पहुंचते सपोर्ट करते तो वहां के लोग जो है हमें पत्थर मारने शुरू करते थे। वो कहते कि हमसे और क्या लूटते हैं, तुम हमें पहले ही लूट के चले गए। और कहते